तो देखिए एक एग्जांपल हम करते हैं अनबायसनेस पे। सपोज़ हमने एक रैंडम सैंपल कंसिडर किया जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लिया है हमने, जिसमें हमारा पैरामीटर है म्यू और सिग्मा स्क्वायर। तो इसको हम सैंपल को इस तरह से हम नोट कर सकते हैं। हमने n यूनिट का एक रैंडम सैंपल सेलेक्ट किया है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो अब सपोज़ हमें गिवन है भाई जो x बार है ये म्यू का एस्टिमेटर है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई इस x बार को हम क्या कह सकते हैं, म्यू कैप कह सकते हैं। तो हमने चेक करना है ये म्यू कैप म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा या नहीं होगा। तो हमने देखा अनबायस्ड एस्टिमेटर के लिए ये कंडीशन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t इज़ इक्वल टू गामा थीटा, यानी कोई एस्टिमेटर है t, इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो, पैरामीटर के इक्वल हो, तो हम कहेंगे भाई ये एस्टिमेटर हमारा क्या है, इस पैरामीटर के लिए अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो यहाँ पे हमें पता है भाई x बार क्या है, म्यू का एस्टिमेटर है। तो अब हमें क्या करना होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार फाइंड करना होगा। तो ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/n समेसन xi। अब ये आपको पता है भाई समेसन क्या होगा, यहाँ पे 1 से लेके n तक होगा। तो यहाँ पर जब एक्सपेक्टेशन को हम अंदर ले जाएंगे तो ये 1/n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेसन xi होगा। ये i वेरीज फ्रॉम 1 to up to n। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन को समेसन के अंदर ले जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा समेसन i 1 to n एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi। तो अब देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi हमें निकालना है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi हमने किया है, xi हमारा नॉर्मल को फॉलो करता है और हमें पता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi, यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi क्या होगा, म्यू होगा फॉर एवरी i। क्योंकि जो xi का डिस्ट्रीब्यूशन है वो IID नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। IID मीन्स इंडिपेंडेंटली एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इस केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi म्यू है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ xi की वैल्यू हम पुट करेंगे म्यू। और हमें पता है क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में म्यू यानी पैरामीटर हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है बट अननोन होता है। तो इस केस में म्यू हमारा एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो ये समेसन से बाहर आएगा, तो समेसन में रहेगा 1। तो i वेरीज फ्रॉम 1 to up to n 1। तो 1 को n टाइम्स हम सम करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी n। तो इस n से n कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली हमें मिला म्यू। तो हमने क्या किया, x बार का एवरेज कैलकुलेट किया, तो x बार का एवरेज हमारा कितना आ गया, म्यू आ गया। तो ये हाँ प्रोसीजर यहाँ पे इम्प्लाई करेगा x बार इज अनबायस्ड फॉर म्यू या x बार इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। इस तरह से भी हम इसे देख सकते हैं। तो ये तो हमने थियोरेटिकली देख लिया भाई, जो एस्टिमेटर हमारा था पैरामीटर का, हमने देखा था x बार हमारा क्या था, म्यू का मोमेंट एस्टिमेटर भी था और मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर भी था। हमने जब मेथड ऑफ मोमेंट्स अप्लाई किया था तो उस केस में म्यू का एस्टिमेटर x बार आया था। जब मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड यूज़ किया था तो उस केस में भी क्या था, म्यू का एस्टिमेटर हमारा x बार था। तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि जो एस्टिमेटर हमारा निकल के आया है म्यू के लिए वो हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर है, क्योंकि उसकी एवरेज वैल्यू क्या है, पैरामीटर के इक्वल है। अब इसे हम एक्सपेरिमेंटली समझ लेते हैं क्या है। तो एक्सपेरिमेंटली सपोज़ हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में सपोज़ 4 कॉइन्स हैं। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं भाई, जो पॉपुलेशन है हमारी, पॉपुलेशन में 4 यूनिट्स हैं, यानी कैपिटल N हमारा कितना है, 4 है। पॉपुलेशन में 4 यूनिट्स हैं, 4 सिक्के हैं, 4 सिक्कों का वेट हमने कंसिडर किया हुआ है। फर्स्ट कॉइन का वेट 1 ग्राम है, सेकंड का 2 ग्राम है, थर्ड का 3 एंड फोर्थ का 4 ग्राम है। तो इसमें से क्या करना है, इस बॉक्स में से सपोज़ हमें 2 यूनिट सेलेक्ट करनी है। हमने क्या किया, 2 कॉइन सेलेक्ट किए, यानी जो हमारा सैंपल है, सैंपल साइज हमारा क्या है, 2 यूनिट्स का है। तो जब सैंपल साइज 2 यूनिट्स का है तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास पॉसिबल सैंपल्स होंगे। अब सपोज हमने सैम्पलिंग क्या करी है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग
विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड से हमने यहाँ पे सैंपल को सेलेक्ट किया है। अब ये सैम्पलिंग मेथड होते हैं हमारे पास, जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तो बहुत सारी सैम्पलिंग प्रोसीजर्स हैं। तो इन सैम्पलिंग प्रोसीजर्स पे भी हम कोशिश करेंगे आगे आपके सामने वीडियोज़ लेकर आएँ। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो अब जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात हो रही है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या है भाई, पॉपुलेशन से हमने सैंपल में यूनिट सेलेक्ट करनी है। तो पॉपुलेशन से सैंपल में यूनिट सिलेक्शन का चांस क्या होगा, हर यूनिट के लिए सेम होगा। तो इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ईच एंड एवरी यूनिट of the population has same chance of selection in the sample। तो इस तरह का जो प्रोसीजर जहाँ पे क्या होगा, पॉपुलेशन की हर यूनिट के सिलेक्शन का चांस सेम होगा, वो प्रोसीजर हमारा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होगा। अब क्या होगा, सैंपल में अगर यूनिट एक ही बार आएगी, उसके बाद वो रिपीट नहीं होगी, तो वो प्रोसीजर हमारा विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएगा, यानी यूनिट रिप्लेस नहीं हो रही है। अगर यूनिट बार बार रिपीट होगी, सैंपल में हमारी यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, तो उस केस में हम कहेंगे ये सैम्पलिंग हमारी क्या है, विद रिप्लेसमेंट है। तो सिंपली हमने क्या किया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट का यूज यहाँ पे किया है। तो इस पॉपुलेशन से, जिसमें 4 यूनिट हैं, इस पॉपुलेशन से हमने 2 यूनिट सेलेक्ट की हैं। तो टोटल पॉसिबल सैंपल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो टोटल पॉसिबल सैंपल हमारे NCN होंगे। तो NCN जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4C2 आएगा। तो 4C2 को जब सॉल्व करोगे तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये 4 इंटू 3 अपॉन 2 दैट इज़ 6। तो जो पॉसिबल सैंपल्स होंगे वो यहाँ पे 6 पॉसिबल सैंपल्स होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम हर पॉसिबल सैंपल को आइडेंटिफाई करेंगे और हर पॉसिबल सैंपल का सैंपल मीन कैलकुलेट करेंगे। और सैंपल मीन का जब एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे वो क्या है, पॉपुलेशन मीन के इक्वल है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब देखिए जब सैंपल मीन की बात हो रही है, तो जब हमने x बार को डिफाइन किया था, तो x बार हमारा था 1/n समेशन xi, और xi यहाँ पे हमारा रैंडम वेरिएबल है। और हमें ये भी पता है रैंडम वेरिएबल का कोई भी फंक्शन अपने आप में क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता है। ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज इटसेल्फ ए रैंडम वेरिएबल। ये एक थ्योरम होती है जिसमें हम कहते हैं भाई रैंडम वेरिएबल का कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हमारे पास है तो वो अपने आप में क्या होता है, एक रैंडम वेरिएबल होता है। तो यहाँ से क्या होगा, अब जब हम बात कर रहे हैं xi हमारा रैंडम वेरिएबल है, तो ये 1/समेशन xi ये भी क्या होगा, एक रैंडम वेरिएबल होगा, यानी x बार भी हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल है। तो x बार की क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी। अब वो पॉसिबल वैल्यूज़ कहाँ से निकलेंगी, वो यहाँ से निकलेंगी भाई। टोटल पॉसिबल सैंपल्स कितने हैं, 6 हैं। तो अब ये सैंपल्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं और हर सैंपल का मीन कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए एक टेबल हम बना लेते हैं। जैसे टेबल में पहला आ गया सैंपल नंबर, और इसके बाद आ जाएगा सैंपल वैल्यूज़, और यहाँ आ जाएगा सैंपल मीन। तो अब देखिए सैंपल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें पता है 6 सैंपल हमारे पास आने हैं। तो पहला सैंपल क्या होगा, देखिए पहला सैंपल हमारा होगा 1,2। 1 यूनिट हमारी सेलेक्ट हो सकती है, देन 1 के साथ सेकेंड यूनिट हमारी सेलेक्ट हो सकती है, देन 1,3 1,4, फिर 2,3। अब 2,1 सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारी सैम्पलिंग क्या है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। अगर हमारा 2 सेलेक्ट हो गया है तो हम क्या कह रहे हैं भाई, हमारा अगर पॉसिबल सैंपल में 1 ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका है तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 के साथ फिर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसी तरह से 2,4 एंड देन 3,4, इस तरह से हमारे 6 सैंपल हमने आइडेंटिफाई कर लिए। ये हमारा फर्स्ट सैंपल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो अब हमने क्या करना है, हर पॉसिबल सैंपल का सैंपल मीन कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट सैंपल का सैंपल मीन हमारा कितना होगा, 1.5 होगा, देन 2.0, देन 2.5, देन 2.5, देन 3.0, देन 3.5। तो ये हमारे पास सैंपल मीन की वैल्यूज़ आ गई, सैंपल मीन की पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई। तो हम देख रहे हैं सैंपल मीन की वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, वेरी कर रही हैं। तो सैंपल मीन हमारा क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है।
तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें से क्या होगा, सैंपल, कोई भी सैंपल हमारा सेलेक्ट हो सकता है ना, कोई भी सैंपल सेलेक्ट हो सकता है। तो सैंपल सिलेक्शन का चांस क्या होगा, सेम होगा, यानी हर सैंपल के सिलेक्शन का चांस क्या होगा, 1/6 होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस x बार की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए जब हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार निकालेंगे तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार क्या होगा, इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, समेसन PI इंटू एक्स बार आई, इस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे। जब एक्सपेक्टेशन हम डिफाइन करते हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडम वेरिएबल एंड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। जब आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आई को डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट केस में, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं, तो ये सिंपली होता है पी एक्स इंटू एक्स, यही होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू पी एक्स हम लिखते हैं वहाँ पे, जैसे x एफ एक्स डी एक्स कंटिन्यूस केस में, x पी एक्स डिस्क्रीट केस में। तो इसी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, हर सैंपल के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, यानी कांस्टेंट है। तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई, 1/6 हो गई। और एक्स आई बार की वैल्यूज़, ये एक्स आई बार की वैल्यूज़ हैं, तो ये हमारी वेरी करेंगी, तो इसे हम एक्स आई बार इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 1/6, तो पहली वैल्यू कितनी है, पहली वैल्यू है 1.5, देन 2.0, देन 2.5, देन 2.5, देन 3.0, देन 3.5। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सम हमारा आएगा, ये सम आएगा आपका 15.0। तो जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2.5 आएगा। तो हमने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार ये कितना आ गया, 2.5 आ गया, यानी सैंपल मीन्स का भी एवरेज हमने कैलकुलेट किया, वो कितना आया, 2.5 आया। अब हमें देखना है क्या ये पॉपुलेशन मीन के इक्वल है, क्योंकि थियोरेटिकली हम प्रूफ कर चुके हैं भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x बार किसके इक्वल आना है, म्यू के इक्वल आना है। और म्यू क्या है, म्यू हमारा पॉपुलेशन मीन है। अब हमारी पॉपुलेशन ये है 1 2 3 4, 4 यूनिट की पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे जब हम म्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये म्यू होगा 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज़ 2.5। तो हम देख रहे हैं भाई म्यू हमारा कितना है, पॉपुलेशन मीन हमारा कितना है, 2.5 है। और जब हमने एक्स बार का एवरेज कैलकुलेट किया, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार कैलकुलेट किया, तो ये भी कितना आया, 2.5 आया, दैट इज दिस इज इक्वल टू म्यू। तो ये इंप्लाई करता है भाई एक्स बार हमारा क्या है, म्यू का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होता है। तो कोई भी पैरामीटर है थीटा, उसका एस्टिमेटर है टी। अगर इस टी का एवरेज, अगर ये टी ऑन एन एवरेज पैरामीटर वैल्यू देता है तो हम कहेंगे ये एस्टिमेटर हमारा क्या है, एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है इस पैरामीटर के लिए। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू गामा थीटा। अब गामा थीटा क्या है, पैरामेट्रिक फंक्शन है, उसको हम जनरलाइज करेंगे तो थीटा हो सकता है, थीटा स्क्वायर हो सकता है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 हो सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो हम यहाँ पे अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।